बेसिकली हम अभी बात करेंगे यहाँ पे डोमेन नेम के बारे में। राइट। डोमेन नेम क्या होता है? तो जो डिवाइसेस वो बात करते हैं आईपी एड्रेस के जरिए से। ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? एक नंबर होता है, जैसे कि 192.168.101.103 ऐसा कुछ। ठीक है। तो हर डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस अलग होंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आईपी एड्रेसेस को याद रखना इजी है? अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब सर्वर के पास आईपी एड्रेस होते हैं ना जनरली, वो भी स्टैटिक वाले। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, कि इंस्टाग्राम का आईपी एड्रेस क्या है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, राइट। क्योंकि ये जो नंबर से याद करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है। ठीक है। सेम प्रॉब्लम आती है मोबाइल नंबर्स में भी। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को एक नाम से एसोसिएट कर देते हैं, एक लिंक कर देते हैं, एक नेम से सेव कर लेते हैं। ठीक है। डोमेन नेम क्या है? बेसिकली ये है एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की एड्रेस बुक। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने हर आईपी एड्रेस को एक एक नाम से, एक नेम से लिंक किया है, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है। तो जब आप आपको इंस्टाग्राम की आईपी तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये जरूर पता है instagram.com। तो जब आप instagram.com पे जाओगे, तो डीएनएस की जो सर्विस रहेगी, डोमेन नेम सर्विस, या डीएनएस की जो सर्विस रहेगी, डोमेन नेम सिस्टम। ओके। डोमेन नेम सिस्टम ये क्या करता है, ये बेसिकली डीएनएस रिजॉल्व करेगा और चेक करेगा कि ये इसके एसोसिएटेड आईपी एड्रेस कौन सा है। और जो भी आईपी एड्रेस रहेगा, मान लेते हैं 4.4.4, तो हमें उस सर्वर पे लेकर चले जाएगा, मतलब उस सर्वर का डेटा एक्सेस करा देगा। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारी होती है डीएनएस सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम की सर्विस, जिसमें हमने आईपी आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को लिंक किया है। ठीक है। अब जब भी कोई वेबसाइट हम अगर हमें चाहिए हो, तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो है डोमेन नेम, यानी कि आपको उस वेबसाइट का एक नाम खरीदना होगा। ये कुछ नहीं है, बस नाम है। ठीक है। जैसे कि एक एड्रेस समझ लो आप इसे। ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या परचेस करना पड़ेगा? दूसरी चीज हमें परचेस करना पड़ेगा एक सर्वर। सर्वर क्यों? डेटा कहाँ स्टोर करोगे आप? वेबसाइट का कंटेंट जो है वो स्टोर होगा सर्वर पे। ठीक है। तो आप सर्वर, या फिर जिसको हम होस्टिंग भी बोलते हैं, और डोमेन नेम, इसको परचेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपको आपका जो सर्वर है और आपके डोमेन नेम दोनों को लिंक करना पड़ेगा। लिंक क्यों करना पड़ेगा? कि जब भी कोई इस डोमेन नेम पर आए, मान लीजिए xyz.com पर आए, तो उसको इस सर्वर पे रखा हुआ जो वेबसाइट है वो दिख जाए। तो डोमेन नेम और सर्वर को लिंक करना पड़ेगा। कैसे लिंक करते हैं? तो यहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स। ओके। डीएनएस रिकॉर्ड्स, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स का मतलब होता है सर एंट्री, किसी टाइप की कोई एंट्रीज। ठीक है। तो अगर हमें एक डोमेन नेम और एक सर्वर को अगर लिंक करना है, तो हमें डोमेन नेम के डीएनएस रिकॉर्ड्स में जाके एक एनएस रिकॉर्ड नाम की एंट्री होती है, उसके अंदर सर्वर का सर्वर की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ठीक है। तब वो दोनों लिंक होते हैं। और इसी तरीके से, मतलब वेबसाइट अगर प्रॉपरली, अगर वर्किंग कर हम चाहते हैं कि वर्क करे, तो हमें डीएनएस रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ते हैं। कौन करता है? जो वेबसाइट का डेवलपर होता है वो करता है। ठीक है। वो इन एंट्रीज को लगाता है। अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि ए रिकॉर्ड होता है, क्वाड ए रिकॉर्ड होता है। ठीक है। सीनेम रिकॉर्ड होता है। एसपीएफ रिकॉर्ड होता है। एसआरवी रिकॉर्ड होता है। पीटीआर रिकॉर्ड होता है। एमएक्स रिकॉर्ड होता है। ठीक है। इस तरीके के डीएनएस के बहुत सारे इन सभी को क्या बोलते हैं? हम डीएनएस रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ये डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है? ये वो एंट्री है जो कि डेवलपर करता है, ताकि वेबसाइट सही तरीके से काम करे। ठीक है। तो हर ये जो रिकॉर्ड
हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एज एन अटैकर। हम वेबसाइट के डीएनएस रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं और हर रिकॉर्ड्स हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है। और अगर ये रिकॉर्ड्स सही से सेट ना हो तो वल्नरेबिलिटी यानी कि वेबसाइट में कमी इंट्रोड्यूस होती है जिसका कि यूज करके अटैकर वेबसाइट को हैक कर सकता है। ओके। तो जो पहला रिकॉर्ड है ए रिकॉर्ड, इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। ठीक है। तो अगर आपको डीएनएस रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दिखे तो आपको आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा वहां पे सर्वर का। आप मुझे एक बात और बताइए, अगर कोई भी वेबसाइट है उसका मुझे आईपी एड्रेस निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? सर एक वो एक्सटेंशन आता है। ठीक है, उसके अलावा? प्रिंट करके। पिंग करके, एग्जैक्टली exactly। तो हम यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेते हैं। इंदु, आप दो लोग लेक्चर देख रहे हो? सर मैंने पहले भी क्लास अटेंड कर रखा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी आप दो लोग मिलके लेक्चर देख रहे हो? नहीं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैंने सीएमडी ओपन कर लिया है। ठीक है। अब जब भी हम पिंग मतलब सीएमडी ओपन कर लिया है और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम देना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ thinkloudly.com। एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ आईपी एड्रेस देखने को मिल रहा है। ठीक है। ये आईपी वर्जन 6 है। इसको देख के ही पता चल रहा है आपको, हमने पढ़ा है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। तो मैं यहाँ पे -4 कर देता हूँ ताकि मेरे को IPv4 एड्रेस दिखा दे। तो ये इसने मुझे IPv4 एड्रेस दिखाया। ठीक है। एक सर्वर के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस भी असाइन हो सकते हैं और वो होते भी हैं। तो हमें अभी यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। मान लो अगर पिंग अगर ब्लॉक होता, सामने वाले सर्वर में पिंग ब्लॉक होता, जब हम पिंग के पैकेट्स भेजते हैं तो क्या होता है? आईसीएमपी के पैकेट्स जाते हैं सर्वर पे। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। चेक कर लेते हैं एक बार क्या है फुल फॉर्म इसका। आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, जब हम पिंग करते हैं तो आईसीएमपी के पैकेट्स जाते हैं सर्वर पे। लेकिन अगर सर्वर की फायरवॉल ने आईसीएमपी के पैकेट्स ब्लॉक कर रखे हो तो हमें पिंग का रिप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है। तो उस केस में हमें आईपी एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी दूसरे टूल्स का यूज कर सकते हैं या किसी एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन लोग आप बोल रहे थे। ठीक है। लेकिन अभी हम वो करके करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उसके लिए। चलिए वापस आते हैं। इसके बाद आता है एनएस रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड का मतलब होता है नेम सर्वर, यानी कि इसके अंदर सर्वर का एड्रेस होता है। ठीक है। तो आपने सर्वर कहीं और से परचेस किया, मान लेते हैं होस्टिंगर से आपने सर्वर सर्वर परचेस कर लिया। ठीक है। और आपकी वेबसाइट वहां पर रखी हुई है और आपने डोमेन नेम परचेस किया गोडेडी से। तो आप लिंक कैसे करोगे? आप गोडेडी में जाओगे और डीएनएस रिकॉर्ड्स की एंट्री में आप होस्टिंगर का जो आपका एनएस रिकॉर्ड का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो आप ऐड करोगे। फिर आता है क्वाड रिकॉर्ड, ये भी आईपी एड्रेस ही बताता है लेकिन वर्जन 6। फिर आता है सीनेम रिकॉर्ड, ये होता है कैनोनिकल नेम। ठीक है। अब अगर आपको रीडायरेक्शन करवाना है तो सी नेम का यूज करा जाता है। बताता हूं कैसे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक बिजनेस हो। ठीक है। एक काफी बड़ा बिजनेस है और बिजनेस का नाम है XYZ। तो आपने एक वेबसाइट बनाई XYZ.com। ठीक है। अब ये XYZ.com क्या है? ये है एक डोमेन नेम। ठीक है। और ये जो डोमेन नेम में जो आखिरी का हिस्सा होता है डॉट के बाद वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। डोमेन नेम का एक्सटेंशन। तो ऐसे काफी सारे एक्सटेंशन होते हैं। .in, .org, ओके, .edu, .biz, बहुत सारे होते हैं। ठीक है।
तो अगर आपने xyz.com परचेस कर लिया और उस पर वेबसाइट बना के रखी है, तो xyz.com तो आपका हुआ, लेकिन कोई दूसरा पर्सन xyz.in अगर आपने परचेस नहीं किया, xyz.in अवेलेबल है, तो परचेस कर सकता है। ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको बेसिकली अगर आप एक बिजनेस हो, तो मान लो आपने xyz.com नाम की वेबसाइट आपने होस्ट करी। मैंने क्या किया, मैंने xyz.in को मैंने परचेस कर लिया, सेम आपकी क्लोन वेबसाइट बना दी। ठीक है, और मैं उससे कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपके बिजनेस को हार्म पहुंच रहा है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये तो गड़बड़ बात है। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सभी एक्सटेंशन परचेस करने पड़ेंगे। तो आपने बोला कि चलो हम डॉट इन भी परचेस करते हैं, डॉट org भी परचेस करते हैं, डॉट edu भी परचेस करते हैं, डॉट viz, जितने एक्सटेंशन होते हैं वो परचेस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई और हमारे नाम का ये एक्सटेंशन, मतलब हमारे नाम से एसोसिएटेड एक्सटेंशन वाला परचेस ना कर पाए। लेकिन अब जब आपने इतने सारे डोमेन परचेस करे हैं, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट भी रखनी पड़ेगी। तो क्या आप इंडिविजुअली यहाँ पे वेबसाइट रखोगे, मतलब बनाओगे? नहीं। आप क्या करोगे, आप बेसिकली वेबसाइट बनाओगे xyz.com में। ठीक है, और बाकी जो डोमेन होंगे जैसे कि xyz.in, उसके डीएनएस एंट्री के अंदर सीनम रिकॉर्ड में आप लिख दोगे xyz.com। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी xyz.in पे आएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देना xyz.com पे। और खास बात यहाँ पर ये होगी कि जब आप एड्रेस में देखोगे, तो आपको एड्रेस में xyz.in ही देखने को मिलेगा, और ना ही आपको कोई रीडायरेक्शन का प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, वो वेबसाइट बिल्कुल उसी तरीके से ओपन होगी जैसे कि वो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है। तो ये काम करा जा सकता है सीनेम रिकॉर्ड से। ठीक है, तो इसलिए काम आता है ये। लेकिन सीनेम के अगर रिकॉर्ड्स अब डिग्रेडेड हो, ठीक है, इसके बारे में और भी बात करी जा सकती है, इंडिविजुअल लेक्चर लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये डेप्रिकेटेड सीनेम रिकॉर्ड्स है, तो फिर अटैक भी करे जा सकते हैं, जैसे कि सब डोमेन टेक ओवर। ठीक है। फिर होता है एसपीएफ रिकॉर्ड। एसपीएफ रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, ये मैं आप लोगों के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे टास्क आपको मिलते रहेंगे। आप मुझे कल बताओगे व्हाट इज इन द एसपीएफ रिकॉर्ड, अभी से नोट कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाओ। फिर एसी एसआरवी रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है सर्विसेज। ठीक है। सो कौन से स्पेसिफाई सर्विसेज अगर आपको स्पेसिफाई करनी है कि स्पोर्ट पे ये सर्विस चलेगी, तो वो बेसिकली इसके लिए। पीटीआर होता है रिवर्स लुकअप। ठीक है, रिवर्स लुकअप का मतलब क्या होता है, देखो लुकअप का मतलब होता है ए रिकॉर्ड। मतलब आपने आपने आईपी एड्रेस से, आप अपने डोमेन नेम से आईपी एड्रेस निकाला। पीटीआर का फुल फॉर्म होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, ही होता है रिवर्स लुकअप, यानी कि उल्टा ए रिकॉर्ड का। ठीक है, यानी कि डोमेन नेम, सॉरी, आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। ठीक है। फिर होता है एमएक्स रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है, मेल सर्वर इन्फो। तो अगर हमें किसी वेबसाइट का डीएनएस रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, वो सही सेट है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि हमारे लिए काम की है। और अगर वो गलत सेट है, तो हम वहां पे कुछ अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स। अब ये जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, ये एक फाइल में स्टोर होते हैं। ठीक है, एक फाइल में स्टोर होते हैं, और उस फाइल को हम बोलते हैं जोन फाइल। ओके, जोन फाइल। So zone file क्या है? It is a file that contains DNS records. ठीक है, और ये जो जोन फाइल है, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपडेट होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपडेट होती है। उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को हम बेसिकली टीटीएल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है टाइम टू लाइव। जो कि ये बताता है कि अगर इस जोन फाइल के अंदर मान लीजिए आपने डीएनएस रिकॉर्ड में कोई भी अपडेट किया, तो वो अपडेट कितने देर बाद होगा। मतलब आपने मान लीजिए वेबसाइट को डोमेन नेम और होस्टिंग को लिंक करने की कोशिश करी,
तो वो जोन फाइल जब तक अपडेट नहीं होगी, तब तक आपको कनेक्ट करने के बाद भी आपको आपकी वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगी। आपको वेट करना होता है बेसिकली। ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी क्या क्या बातें चल रही है। कोई बात नहीं। ठीक है। आई होप एक आइडिया तो मिल रहा होगा आप लोगों को। यहाँ तक कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। सर मतलब वेबसाइट होस्ट करने के लिए कंपलसरी है क्या सर्वर होना चाहिए? हाँ देखो, वेबसाइट होस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको चाहिए होस्टिंग, और होस्टिंग का मतलब ही हुआ कि आपको सर्वर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम सर्वर रेंट पे लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि वेब होस्टिंग लेना या फिर होस्टिंग परचेस कर। बिना उसके आपकी वेबसाइट आप स्टोर कहाँ करोगे, नहीं ना कर सकते स्टोर आप। डोमेन नेम सर तो जो सिर्फ एक नॉर्मल एड्रेस होता है। हाँ। सर फिर जो नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस की वेबसाइट होती है वो भी सर्वर में है? बिल्कुल एब्सोल्युटली वो सर्वर में है। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई भी हम ले लेते हैं। कॉलेज का नाम बोलिए, कोई भी कॉलेज का नाम। जागरण लेक सिटी। जागरण। लेक सिटी। स्पेल करना। GAJA। GA। JJ। JA। यस सर। RAN। RA। सर मैं टाइप करके भेज रही ओके हूँ। ओके, टाइप करके भेज दो। ठीक है। मैं कोई भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया ITM यूनिवर्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये ओपन हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सटेंशंस में। ठीक है, नेटक्राफ्ट में आया। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये होस्टेड है अमेजोन के सर्वर्स पे। ठीक है। और इसका जो सर्वर रीजन है वो है US। साइट की रैंक रिपोर्ट ओपन करूंगा तो और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये चीज अपन आगे समझेंगे। ठीक है, नेम सर्वर की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये रहा नेम सर्वर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हर वेबसाइट बेसिकली सर्वर पे होस्टेड है ना, बिना उसके होस्ट आप नहीं कर सकते वेबसाइट, पॉसिबल नहीं है। और सर ये जो गूगल भी जो वो मतलब रेंट में देता है अपना जो सर्वर है। हाँ। इसमें सर होस्ट नेम तो amazon.com लिख के आ रहा था। ये तो एक शॉपिंग वेबसाइट है। कौन सी वाली? ये जो अभी आपने खोली थी साइट, इससे पहले कोई स्कूल की साइट थी क्या? कॉलेज ITM की? यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, देखो। मतलब इसमें जो आपने, उसमें आप जो गए थे एक्सटेंशन में, हाँ उस, हाँ, ये देखो यहाँ पे ना। हाँ हाँ, ये जरा खोली। यहाँ पर इसमें ना। होस्ट मुझे लिख के आ रहा है। हाँ। हाँ, ये देखो amazon डॉट यहाँ कॉम पे लिख के आ रहा अमेजोन है। डॉट हाँ। कॉम जो लिखा है ना, अमेजोन डॉट कॉम का हम्म, मतलब यहाँ पर ये नहीं है अमेजोन की वेबसाइट। अमेजोन तो एक हम्म। ब्रांड है। और अमेजोन की खुद की सर्विसेज होती है AWS की, अमेजोन वेब सर्विसेज, जिसमें वो होस्टिंग प्रोवाइड कराता है, इंस्टेंसेस प्रोवाइड वो तो कराता है। दूस, दूसरी साइड है, AWS की तो साइड। तो ये AWS की वजह से यहाँ पे Amazon.com दिखा रहा है। ओके, ये देखो यहाँ पे DNS एडमिन में भी अगर आप आओ, तो AWS DNS होस्ट नेम मास्टर @amazon. तो जब भी अमेजोन दिखे तो आपको समझ जाना है कि AWS है वहाँ पे। अब यहाँ पे जागरण लेके यूनिवर्सिटी का चेक कर लेते हैं। ठीक है। ये भी AWS पे होस्टेड है। अम्म, नहीं, ये आई डोंट थिंक ये अमेजोन पे होस्टेड है। ओके, अमेजोन पे ये भी AWS पे। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्योंकि वो वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बेसिकली वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, तो मैं इसकी एक बार टेक्नोलॉजी चेक कर लेता हूँ। वर्डप्रेस।
wp लॉगिन पेज इस पे यहाँ पे होना चाहिए। ये लॉगिन पेज ओपन हो गया। एडमिन यूजर नेम ये रजिस्टर नहीं है, तो एक वैलिड यूजर नेम हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो चीजें देखेंगे आपको। ओके। सो अब जैसे कि ये वेबसाइट है, इसका अगर मेरे को निकालना है, jlu.edu.in, सॉरी, ठीक है। तो ये इसका आईपी एड्रेस आ गया। अब तो इस सर आईपी हाँ, ये कैसे पता चलेगा, ये जो पिंग हम जो कर रहे हैं, तो ये जो आईपी एड्रेस निकल गया है, ये मेन सर्वर की है या फिर बीच में कोई प्रॉक्सी सर्वर है या फिर लोड बैलेंसर है देखो, उसकी आईपी बना? ये हाँ। जो आईपी एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हमेशा आपको जो बाहर जो नहीं सिक्योरिटी सर्वर आप बोलो उसका देखने को मिलेगा, रियल सर्वर का देखने को नहीं नहीं, मिलेगा। उसकी आईपी कैसे निकालते हैं मेन सर्वर की? नहीं, मेन सर्वर की आप नहीं निकाल सकते ऐसे, जब तक आपको वेब वल्नरेबिलिटीज ना मिले। ऐसी कोई स्पेसिफिक टैक्टिक नहीं है उसके लिए कि आप इस टूल का यूज करोगे तो आपको आईपी वगैरह मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो जो भी हमको आईपी देखने को मिल रही है, ये बेसिकली ये सामने वाले सर्वर की है, जो उसको जो कि प्रॉक्सी की तरह या रिवर्स प्रॉक्सी की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको वही सर्वर की आईपी समझ के चलो, नहीं तो चीजें कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके।